जय हिंद दोस्तों, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। 8वें वेतन आयोग को लेकर के, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, केंद्रीय कर्मचारी और की जो डिमांड है पेंशन को लेकर, पे को लेकर के जो सवाल पूछा गया संसद में यानी लोकसभा में, और लोकसभा के अंदर कांग्रेस के जो संसदीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री जी से सवाल पूछा और वित्त मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। पहले तो आप ये थोड़ा वीडियो देखिए। पे कमीशन, I take this opportunity to explain. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग पर अभी जो कैबिनेट क्या फैसला लेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर, और आयोग की घोषणा अप्रैल फर्स्ट वीक में होगी और उसके बाद आयोग कैसे काम करेगा, और उससे पहले जितनी रिपोर्ट्स जहां जहां से लेनी थी क्या सरकार ने ले ली है। और उसके साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यदि आप ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, यदि आपके बच्चे छोटे हैं और आप बच्चों को सैनिक स्कूल में आप प्रवेश कराना चाहते हो, आप मिलिट्री स्कूल में कराना चाहते हो, नवोदय में कराना चाहते हो, तो हमने विजिट किया एक उड़ान डिफेंस एकेडमी में और वहां पर जाकर देखा कि बच्चों को पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है और वहां का जो फैकल्टी वो क्या कह रही है। इन पिछले साल कितने बच्चे हुए, इस साल बच्चे किस तरह अच्छा कर रहे हैं। 5 अप्रैल को टेस्ट है और नए एडमिशन के लिए उन्होंने कहा है यदि आप बिल्कुल भिंड मुरैना ग्वालियर से हैं तो जरूर इनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों को एक लाइन मिल जाए, कम से कम जाके आर्मी में अफसर बने, चाहे वो मिलिट्री स्कूल से जाता है, सैनिक स्कूल से जाता है। तो इसके लिए एक जरूर प्रयास कीजिए। मैं एक आपको वीडियो दिखाऊं तो सबसे पहले आपने अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो वीडियो है वो आपने देखा, शायद वो इंग्लिश में वीडियो है, और उनसे जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल ये था कि आपका पे कमीशन के बारे में क्या अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी जो आपके सेवारत हैं, पेंशनर हैं, क्या उनकी आप पेंशन किस तरीके से बढ़ाओगे, क्या उनको पेंशन का पूरा लाभ मिल रहा है, और इसके बारे में आपकी क्या नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या नीति है। यानी ये लेटेस्ट सवाल है, परसों का सवाल है। अब इसके ऊपर वो जवाब देती हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सिंपैथी है, यानी हमारा भरोसा है, हम लॉयल हैं अपने उन कर्मचारियों के लिए जो हमारे इस देश के लिए काम करते हैं और उन पेंशनर्स के लिए, यानी 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की बात कही। उन्होंने कहा जो इनकी जो मांगे हैं, डिमांड है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है। उन्होंने कहा है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7th CPC में जिस सभी को लाभ मिला, यानी 1 जनवरी 2016 से, तो लाभ तो हमने दिया, लेकिन इसके साथ हमने एक बड़ा काम किया कि उससे पहले जितने पेंशनर हैं और उसके बाद के जितने पेंशन हैं 1 जनवरी 2016 से, उनकी पेंशन हमने बराबर की इक्वल किया। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी डिमांड ऑफ पेंशनर्स, उनके लिए जो उनके हित में जो पेंशनर्स की डिमांड है वो हमने पूरी तरीके से सुना है, समझा और पूरी करूंगा। इसके लिए उन्होंने अपना कमिटमेंट दोहराया। जैसे कि बहुत सारी पेंशनर्स की मांगे हैं, चाहे वो पेंशन बढ़ोतरी हो 65 साल के ऊपर, चाहे कम्यूटेशन को लेकर हो, और तमाम मुद्दों को लेकर उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में और हम उनका सबसे अच्छा भला चाहते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा भला चाहते हैं। KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background
so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. फिर उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, उसमें सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, जबरदस्त बढ़ेगी जैसा उन्होंने कहा है, और सभी को फायदा होगा। अब सभी को फायदा होगा, उसके साथ उन्होंने ये बोला कि आपकी सरकार ने 6th पे कमीशन लेके आए थे और आपने 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में, और जिसकी घोषणा मार्च 2008 में की थी, यानी उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि 2 साल और उसके 3 महीने बाद आपने घोषणा की थी, और उस घोषणा के बाद बहुत सारे लेजिटेशंस, बहुत सारे मामले कोर्ट केस गए, बहुत सारे एजिटेशन गए। हम वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम समय पर सारी चीजें करेंगे, समय पर फायदा होगा, सबको समान फायदा होगा। इस कमिटमेंट को उन्होंने अपने अंग्रेजी में दोहराया, जैसा कि आप सुन सकते हो, इसका ये मतलब है। The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. अब मैं बात करूंगा कि आखिर 8वां वेतन, केंद्र सरकार शर्तों को अंतिम रूप देने के करीब, कैबिनेट की मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद। यानी अब कैबिनेट की मंजूरी, इसके ऊपर उन्होंने एक बड़े नेता ने एक इंटरव्यू दिया है कि नहीं, हम बिल्कुल इसके किनारे पर हैं, इस पर पूरा काम हो रहा है। उसके साथ एक और जी न्यूज कहता है कि 8वें वेतन आयोग की गणना, यदि आपका मूल वेतन 21,700 रुपए, 35,400, 47,600 या 67,700 रुपए है, तो आपका संशोधित वेतन क्या होगा। उन्होंने कहा है यदि आपकी पेमेंट है तो लगभग, उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो, 2.0, 2.28 और 2.57 के ऊपर अपनी बात दोहराई कि अब ये फिगर और ये आंकड़े यहां पर चल रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना के करीब पहुंच गई है, जिसके संदर्भ की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की शर्तों पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसी, उन्होंने कहा है, महीने की शुरुआत अप्रैल में भेजा जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसमें आयोग बनेगा और आयोग अपना काम कैसे करेगा। तो मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अपने फाइनल दौर में है। जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, सरकार मंजूरी दे देगी, उसके बाद आयोग गठन होगा। आयोग गठन इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अपना काम करेगा। वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांग लिए हैं। आयोग को इन पहलुओं की सिफारिश, यानी उनके सबसे तरफ से जो भी उनके रिकमेंडेशन है वो आ गई हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने
मनी कंट्रोल को बताया कि कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, बाकी कुछ इंतजार है और इसका फाइनल हो जाएगा। अपेक्षित समय सीमा क्या है? एक अधिकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग अपने संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तुरंत आयोग का गठन करेगा और इस महीने के अंत तक इसका गठन होना संभव है। उम्मीद है कि यह मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि यह प्रक्रिया 1 वर्ष से कम में पूरी हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल लगाए थे, जैसा कि वित्त मंत्री महोदया ने कहा है। इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है, हमें 1 साल से कम समय में हम मार्च 2026 तक अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे और सरकार इसका अधिसूचना जारी कर देगी। अब मैं बात कर रहा हूं जी न्यूज के हवाले से। जैसा कहा है कि 8वें वेतन आयोग का वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा, जो वेतन आयोग के गठन के बाद तय किया जाएगा। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08, 2.28, 2.57 रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन और सैलरी में क्या इजाफा होगा। यानी इसी को लेकर उन्होंने तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल और उदाहरण दिए हैं। यदि आपकी सैलरी इतनी है तो आगे आपको क्या फायदा होगा, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। इसके लिए हम अपने सैनिक हैं उनके लिए पे लेवल के हिसाब से, उनकी पेंशन के हिसाब से अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि लगभग आप फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिनिमम है और मैक्सिमम 2.57 है। और आप समझ सकते हो कि यदि कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन 2.28 पे जाती है तो सरकार उसको पीछे धकेलकर 2.08, 2.2 के आसपास कर सकती है, जैसा कि अर्थशास्त्री इसके ऊपर कयास लगा रहे हैं कि सरकार अपना वित्तीय बोझ भी देखेगी। ये आपने रिपोर्ट देखी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एक बड़ी रिपोर्ट की तरफ। जैसा कि कल, जैसा हमें लगातार यहां पर सैनिकों की अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, जहां भी मीटिंग होती है वहां जाते हैं। जब हमने देखा एक उड़ान डिफेंस एकेडमी, तो हमने विजिट किया था 2-3 महीने पहले। वहां पर बच्चों को देखा, मैक्सिमम बच्चे अब फौजी बैकग्राउंड के थे और उनका बच्चों का गोल था कि हम सैनिक स्कूल में एडमिशन कराएं, कि सैनिक स्कूल बहुत सारे खुल गए हैं ताकि बच्चे एक अनुशासित लाइफ जी सकेंगे, कुछ न कुछ बन के निकलेंगे। ये बात पक्की है। आपका बच्चा 4th स्टैंडर्ड में, 3री है, तो अभी से आप इस उड़ान डिफेंस एकेडमी में कोचिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अब वहां पर जो फैकल्टी है वो आप आर्मी से ही बच्चे हैं, राहुल है, और उनसे मैंने बात किया। उसका नंबर है 7024060276 ग्वालियर में, दीनदयाल नंबर गेट के पास, रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे उड़ान डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप देख सकते हो वहां पर बच्चे थे जो कि 5 अप्रैल को टेस्ट है। सच बता रहा हूं, उनके मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने उनको बोला वो हमारी सीट कैसे भरी जाती है। मैंने उनको कहा कि अभी 10 दिन रह गए, उन्हें लगातार इस बात की प्रैक्टिस कराई ताकि वो एग्जाम कैसे दे पाए, क्योंकि वो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बालक हैं। और देखा एक नवोदय के लिए एक बच्चा, एक तोमर, जो एक 100 में से 98 मार्क्स लेके आया। अब वो नवोदय में सिलेक्ट हुआ है, सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट होगा। उसकी मां ने कितना कहा कि मैं सिर्फ मेघांव से ग्वालियर इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं, मेरा पूरा काम डेडिकेशन इसी पर रहता है। तो एक माँ का भी कितना त्याग है। मैं हमेशा कहना चाहूंगा जो भी फौजी फैमिलीज हैं, हमेशा आप अपनी उसको एंजॉय मत करिए, क्योंकि आपके पति यदि बॉर्डर पे हैं और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मैडम आपके ऊपर है, तो आपकी भी मेहनत बनती है कि बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहीं मोबाइल से एडिक्टेड तो नहीं है, किसी और चीज़ों के नहीं है। लेकिन जरूर आप ऐसी चीज़ें करिए, बड़ा अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा फौजी परिवार गांव से शहर, शहर से उनके बच्चे अफसर बने। बस इसी सद्भावना के साथ में उनके पास गया और उनसे हमने इंटरव्यू लिया, जो आपके सामने रख रहा हूं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज मैं हूं उड़ान डिफेंस एकेडमी में। जैसा हम सभी जानते हैं, मैं ग्वालियर चंबल संभाग से हूं, कैप्टन जेएस भदौरिया, और मेरा चैनल है सैनिक जीवन चैनल। लगातार मैं सैनिकों के लिए काम करता हूं जब से रिटायरमेंट आया। आज मैं एक ऐसे माहौल में बैठा हूं जहां पर आपके सामने लगभग 50 से 60 बच्चे हैं, और ये बच्चों का इंटेंशन है, इनका गोल है कि मैं आर्मी में जाऊं एक अधिकारी बन के, और उसके लिए वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और आप देख सकते हो मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नवोदय जो कि स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं इस उड़ान डिफेंस एकेडमी में आने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम ग्वालियर चंबल संभाग के बच्चे हैं और फौजियों के बच्चे हैं। शायद उनकी अब अवेयरनेस, और इस इलाके में इस तरीके का क्रेज बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अवेयरनेस लेकर के आज उड़ान डिफेंस एकेडमी ने एक बहुत बड़ी पहल की है। लगभग इनकी 2 साल से ये एकेडमी चला रहे हैं, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं भी लगातार इनके साथ हूँ, क्योंकि ये जो पढ़ाने वाले हैं ये भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं। तो मैं आज जो इनकी संचालक हैं, मैडम है और सर है, उनसे सामने बात करना चाहता हूँ, और ग्वालियर चंबल संभाग के जितने
फौजी हैं, सर्विंग सोल्जर हैं, रिटायर्ड सोल्जर हैं, इनके बच्चे लगभग ग्वालियर में रहते हैं, भिंड या मुरैना में रहते हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को एक मौका दें, एक उड़ान भरने का मौका दें। जैसे हम सभी जानते हैं एक डिसिप्लिन फोर्स है, बच्चों का एक करेज रहता है, एक पैसन रहता है कि मैं आर्मी में अधिकारी बनूं, एक अनुशासित लाइफ जीऊं और मैं देश की सेवा करूं। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम क्या है? जी नमस्कार सर मेरा नाम अवनी शर्मा है और मैं उड़ान डिफेंस एकेडमी की फाउंडर हूँ। ओके, थैंक यू। सैनिक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आपके पास अभी कितने बच्चे हैं और प्रीवियस ईयर में लगभग कितने आपके सैनिक स्कूल उन्होंने क्रैक किया है, और आगे आप किस तरीके से तैयारी करा रहे हो इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी डिफेंस एकेडमी ग्वालियर में है और ये कितना अच्छा काम कर रही है। प्लीज़। जी सर, प्रीवियस ईयर की बात करें तो सर वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स आए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, वो थोड़े कस्बे के भी रहे हैं, ज़िले के भी रहे हैं, जो भिंड के आसपास जो गांव का एरिया है वहाँ से भी स्टूडेंट्स आए हैं। तो उनका जो पहले शुरू बेसिक था जो उनका बहुत ही वीक था, तो हमने बेसिक पर पहले उनकी उस पर तैयारी की, बेसिक को उनका मजबूत कराया। फिर ऐसे धीरे धीरे जो बच्चे खुद में ऐसा विश्वास रखते थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे एक साल के अंदर उनका बेसिक इतना मजबूत हुआ कि उनको खुद पर ये विश्वास हो गया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें हमारे जो सारे स्टूडेंट्स थे जो पिछली साल के, उसमें से जो बेसिक जिनका कमज़ोर रहा है ज़्यादातर उन्होंने इस पर सफलता पाई है। तो ज़रूरी नहीं है ग्वालियर शहर के जो बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं उन पर खुद को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं तो ग्वालियर से हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ओके, जैसा कि उनका कहना है कि ये कोई ना समझे कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ और मैं ग्वालियर से हूँ। यदि आप गाँव से पढ़ रहे हैं, आपका IQ अच्छा है, आपके अंदर वो जज्बा है, भूख है, पेरेंट्स के अंदर भी ये समझ है और बच्चा ये चाहता है, तो निरंतरता जरूर होती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन मेक ए परफेक्ट। तो यही मैडम कह रही हैं कि लगातार यदि हम मेहनत करेंगे, बच्चा मेहनत करेगा, हम ऐसा एक एटमॉस्फेयर देंगे तो बच्चा ज़रूर उस लेवल पे आता है और वो दौड़ने लगता है। और बिल्कुल कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस अभ्यास की तो हर एक टेस्ट में ज़रूरत है। और बच्चे बड़े नाजुक हैं, आप समझ सकते हो 5वीं क्लास का बच्चा या 8th क्लास के बच्चे जो 9th में सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं या 5th से सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं 6th के लिए, तो ये सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें जज्बा है। और लगातार सबसे बड़ी चीज़ जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लगातार ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी मैडम 5 अप्रैल को टेस्ट है, तो आप किस तरीके से बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? जी सर एक्चुअली क्या है, हम इनको मॉक टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली, और उस मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स इनको अपनी निकलती हैं उनको एनालाइज करा रहे हैं, जिससे कि वो डीपली एनालाइज कर सकें और उस चीज़ को अपनी गलतियों को खुद पहचान सके कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही कर रहे हैं। मॉक टेस्ट इनको हेल्प कर रहा है सही गलत का रास्ता दिखाने में, और इसी से बच्चे मॉक टेस्ट लगाकर आगे वही सेम पैटर्न सैनिक में आएगा। उसमें आपको OMR फिल करने को जो रहता है वो हम क्लास में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। उसमें बच्चे क्या है ब्लंडर कर देते हैं जब वहाँ पर जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो बच्चों को क्या है एकदम से जो प्रिपेयर्ड है वो तो कर लेते हैं, वहाँ पर फिल OMR कर लेते हैं, बट जो प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, जो सेल्फ कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर जाके घबरा जाते हैं। वो पहले क्या है सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। OMR को फिल करने के लिए वो सोचते हैं एंड में फिल करेंगे, लास्ट मोमेंट में फिल करेंगे, तो वहाँ पर उनका वो पूरा जो रहता है ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या है जल्दबाजी में वो गलत फिल कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि 5 क्लास का बच्चा है, 10-12 साल है, उसने पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और वो OMR शीट है, उसके जो सब्जेक्ट है आपने देखा वो मैथ आता है, GK आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है। तो सारी चीज़ इन्होंने एक चीज़ रखा है कि पिछले 1 महीने से 20 दिन से जो 5 अप्रैल का टेस्ट है लगातार मॉक करा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे फ्रिक्वेंटली एक डर निकल जाए। जब उनके सामने 5 अप्रैल को OMR शीट आए तो वो समझ सकें कि हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। और मैडम ये एक बच्चा है दोस्तों बिल्कुल गाँव के बैकग्राउंड से, कोई ये नहीं कह सकता, तो मैं भी ग्वालियर चंबल संभाग से हूँ और इसने अभी नवोदय टॉप किया है। अब मैं इस बच्चे से जानना चाहता हूँ कि इसके कितने मार्क्स आए, कितने में से कितने मार्क्स आए? बेटा नाम क्या है आपका? मेरा आर्यन सिंह तोमर। आर्यन सिंह तोमर है, आपने नवोदय का दिया है, तो कितने मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितने आए? 98 आउट ऑफ 100 में से 98 आए। और एक नॉर्मल फार्मर का, ये इनकी मदर मेरे सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों किसी न किसी को मोटिवेट करने के लिए, आप समाज में रहते हो, आसपास रहते हो, तो ज़रूरी मैं कहता हूँ पेरेंट यानी मदर का हाथ बहुत होता है। अब आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कि 100 में से 98 मार्क्स लेके आए और गांव के बैकग्राउंड से शहर में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है कि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करूं। और इसने आपने देखा होगा
ये अभी क्रैक कर गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सैनिक स्कूल करे, बहुत अच्छा करे और ऐसे ही बच्चे करेंगे, क्योंकि इसका खुद का अपना जलवा है। अब मैडम से इसकी मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ और बाकी माँओं को समझाना चाहता हूँ कि एक बच्चे के पीछे माँ का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, माँ की क्या मेहनत होती है, माँ का क्या डिसिप्लिन होता है, माँ की क्या एम्बिशंस होता है। मेरा बेटा मैं गाँव पढ़ता था, मैं खुद ही इसको घर पे पढ़ाती थी और गांव में एडमिशन था इसका। लेकिन जब मैंने देखा ये पढ़ने में थोड़ा ठीक है तो हमें लगा कि मैं गाँव में तो कोचिंग है ही नहीं सैनिक की, क्योंकि वहाँ इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो हमने कहा जब इसका फ्यूचर ही देखना है तो थोड़ा अपन को अपना छोड़ना पड़ेगा गृहस्थी का सब। तो हमने इसको लिया और हम ग्वालियर में शिफ्ट हो गए। हमने रूम ले रखा है इसके लिए ताकि ये अच्छे से रह सके और पढ़ सके। और हम मैगाँव से ही बना के चले थे कि हमें उड़ान डिफेंस एकेडमी में ही जाना है, क्योंकि हमने इसका नाम सुना था कि राहुल सर हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, उन्होंने भी नई संस्था खोली है। तो हम ढूंढते हुए आ रहे थे तो हम डायरेक्ट इनकी कोचिंग में ही आके खड़े होकर पूछ रहे हैं कि राहुल सर किसका नाम है, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा ही नाम है। तो बस मैंने कहा एकदम सही जगह पे आ गए हैं। हम दूसरी कोई कोचिंग पे भी नहीं गए, क्योंकि हमें खुद पता है ना कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है और हर टीचर पढ़ाता है। तो सर ने पूरा 100% दिया मेरे बेटे को। मैं फिर कहूँगी उसको कुछ प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हिंदी मीडियम से आया था, यहाँ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा, हर क्वेश्चन इंग्लिश में था, तो अब वो तो बाकायदा हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेता है। तो मैं सर का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सर अपना बहुत ज़्यादा पूरा 100 दे रहे हैं और क्या चाहिए, देखो हमसे ज़्यादा सर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा हो कि एक महिला अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी गृहस्थी छोड़ी, यहाँ पर एक कमरा किराए से लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह रही कि एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो बच्चे का त्याग, उनको उस पिता का त्याग हुआ जो अकेला रह रहा है, एक माँ का त्याग है, और इस बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है। तो आप ये न समझें कि हमेशा बच्चा आज 10-8 साल का, 9 साल का बच्चा सब कुछ समझ सकता है, नहीं, दुनियादारी आपको भी त्यागनी पड़ेगी, पीछे लगना पड़ेगा। और राहुल और उनकी मैडम जो कि इस कोचिंग को चलाती हैं, उड़ान डिफेंस एकेडमी, यदि आप ग्वालियर से हैं, भिंड से हैं, मुरैना से हैं, यदि आप समझ सकते हो कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ के 10 भी करेगा, 12 भी करेगा, कोई उसका मतलब नहीं। आपने एक टारगेट बनाना है और टारगेट सबसे बेटर है, आप समझ सकते हो, सैनिक स्कूल है, आप मिलिट्री स्कूल के लिए कर सकते हो, और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास उड़ान डिफेंस एकेडमी। धन्यवाद।